हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम एंड वेलकम टू आओ कंफ्यूजन दूर करें सीरीज। तो दोस्तों, आज का कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए चार एरो क्यों लगते हैं, जबकि नॉर्मल स्ट्रेस को हम एक एरो से शो कर सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेस को शो करने के लिए एलिमेंट पे चार एरो क्यों लगते हैं। सो आइए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दोस्तों, अगर कोई एक मैं बॉडी मान लूं, ठीक है, दैट बॉडी में बी बीम, दैट बॉडी में बी शाफ्ट, ठीक है, अंडर द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। माइंड प्लीज, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, उसमें हम स्टेबल बॉडीज की स्टडी करते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्सेस की स्टडी करते हैं, बट बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। सोम इज द स्टडी ऑफ द 3S। सोम क्या होती है बेटा, 3S की स्टडी, 3S की स्टडी। स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो सोम इज द स्टडी ऑफ द 3S, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टेबिलिटी। तो स्टेबल होना बहुत जरूरी बॉडी का है ना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी देयर। सो दोस्तों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो तीन बातें आती हैं। अगर आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। और एक चीज और पढ़ी होगी आप लोगों ने, समीशन ऑफ ऑल दी मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये आपने कुछ पढ़ा होगा। ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जिनमें से बेटा ये दो जो कंडीशन है ये है हमारे लीनियर फोर्सेस के लिए। मतलब लीनियर इन द सेंस, लीनियर जो हमारे फोर्सेस हैं, यानी कि 1D जो हमारे फोर्स है उसके लिए, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्स हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट फोर्स हो गया। और ये वाली जो कंडीशन होती है ना, जिसमें मूवमेंट का सम हम लोग जीरो करते हैं, ये पता है क्या होता है, ये होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। माइंडेड प्लीज। तो सोम के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर, ये तीन इक्वेशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, जिसमें से दो है लीनियर और एक है रोटेशनल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, माइंडेड प्लीज, ये जो पार्ट है ना, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट क्या करता है बेटा, सुनो, मूवमेंट क्या करता है। मूवमेंट अगर मान लो कैंटिलीवर बीम में ले लूं और उस पर मैं कोई मूवमेंट लगाऊं, तो मूवमेंट कर क्या रहा है, मूवमेंट उस बॉडी को घुमाता है। घुमाना, घुमाना मतलब रोटेशन देने का प्रयास करता है, यस और नो, रोटेशन देने का प्रयास करता है। तो अगर बॉडी में रोटेशन आ गया तो इसका स्टेबल तो है नहीं वो। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि हमें उस मूवमेंट को बैलेंस करना है। तो बेटा यही फंडा है बस शियर स्ट्रेस के अंदर, कि हमें बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करना होता है। कैसे, सामने देखो, सपोज मैंने कोई स्ट्रेस एलिमेंट ले लिया, कोई भी बॉडी हो सकती है, ये कोई भी बॉडी है, ये बीम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको मानना है, जिसके अंदर क्या आ रही हो, शियर स्ट्रेस आ रही हो। तो लेट्स इमेजिन ये मैंने स्ट्रेस एलिमेंट मान लिया, ये रहा। अब स्ट्रेस एलिमेंट पे बेटा यहाँ पे कोई शियर आ रहा है, मान लो टाउ, ध्यान देना, मान लो कोई शियर स्ट्रेस आ रहा है टाउ। अब देखो मजा आने वाला, फील करना है इसको। तो टाउ आ गया शियर स्ट्रेस। अब बेटा ऑब्वियसली बात है, बॉडी कहीं पे फिक्स होगी, कोई ना कोई उसको रोक के खड़ा होगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना ना हमको। तो अब मान लो ये कहीं पे फिक्स है, तो ये गया मेरा टाउ, दैट इज द एक्शन। तो इसका ये आ गया रिएक्शन। ध्यान देना, एक्शन का रिएक्शन आ गया, ऑब्वियसली बात आएगा ही आएगा बिल्कुल। अगर मेरा शियर इस तरह से लग रहा है तो नीचे से रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वी नो दैट। अगर मैं शियर फोर्स लगा रहा हूं कोई, तो उसके अपोजिट में रिएक्शन आ गया। तो बेटा ये दो एरो कहां से आए, ये अप्लाइड स्ट्रेस और ये अप्लाइड स्ट्रेस का क्या है, रिएक्शन है। माइंडेड प्लीज, मतलब यहां पर जो शियर फोर्स बन रहा होगा, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर तो शियर फोर्स बन जाएगा। तो शियर फोर्स का रिएक्शन आ गया, ये आ गया। तो दो एरो समझ में कहां से आए, ये है अप्लाइड शियर जो भी आपने लगाई होगी, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा शियर फोर्स। तो ये हमारा अप्लाइड शियर फोर्स, उसका रिएक्शन गया ये। अब ये दोनों ने किया क्या, सुनो, अब इन दोनों ने किया क्या, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर कपल बनाया। चेक करो, ये रहा कपल, बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्ट्रेस में एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिस भी एरिया पे लग रही होगी तो फोर्स बन जाएगा ना। तो ये फोर्स और ये फोर्स मिलकर कपल बना रहे कि नहीं बना रहे, चेक करो कपल, कैसा कपल बना रहे, चेक करो कैसा कपल बना रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये क्या करना चाह रहा है, इन दोनों की टेंडेंसी क्या है, ये दोनों क्लॉकवाइज कपल बना रहे कि नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे, गौरव सर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं, तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो बॉडी घुमाना चाह रहे हैं, क्या ये मूवमेंट बैलेंस है, नहीं है, यानी कि ये क्यों सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम ध्यान में रखना बेटा, अगर सोम पढ़ रहे हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दोनों अगर सेटिस्फाई और ये नहीं हो रही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा वो, इसका होना भी जरूरी है, दैट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये जो इक्वेशन होती है ना, समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बताती है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि क्लॉकवाइज कपल जनरेट हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा बॉडी इटसेल्फ, ध्यान से सुन लो, बॉडी के अंदर देखो, इधर देखो, मान लो इस फेस पे शियर आ रहा था, ये रहा। तो यहां नीचे वाला, अब देखो ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है, इस एलिमेंट को देखो जरा, इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट को देखो, समझो, फील करना जरा, फील करना। इस एलिमेंट को हमें देखना, जिसको बड़ा करके यहां पे दिखा रहा हूं। मान लो इस सरफेस पे कोई शियर आ रही थी, तो बॉटम सरफेस पे ऑटोमेटिकली शियर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे मटेरियल है। इस एलिमेंट के इधर मटेरियल है कि नहीं, नीचे की तरफ मटेरियल है। इस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल है,
इस एलिमेंट का राइट हैंड साइड में मटेरियल है बिल्कुल है, मटेरियल है, समझो मटेरियल। तो अगर ऊपर वाले सरफेस पे स्ट्रेस आ रही है तो नीचे कैसे आगे, मैंने समझाया आपको यहाँ पे। अब इन दोनों ने मिलकर बना दिया कपल जो कि क्लॉकवाइज है। अब इस कपल को बैलेंस करने के लिए इधर का मटेरियल और इधर का मटेरियल क्या कर देगा, समझो इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना, अदरवाइज तो घूमने लगेगा ना ये भाई, ये कपल तो उसको घुमा देगा, इसका मतलब बॉडी घूमने लगेगी। ये तो रोटेशन हो गया, बॉडी घूम रही है भाई, लेकिन सौम्य में बॉडी घूमती नहीं है, सौम्य में बॉडी स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक कब होगी, वो स्टैटिक कब होगी, स्टैटिक केवल और केवल तब होगी जब इस रोटेशन को, यानी ये जो रोटेशन आने वाला है, ये जो क्लॉकवाइज रोटेशन आने वाला है, इसको कोई रोके। कौन रोकेगा बेटा, ऑटोमेटिकली इधर से एक दूसरी शीयर डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और इसका रिएक्शन आ जाएगा इधर। जिस तरह से ये एक्शन था, ये रिएक्शन था, तो ये जो ऑटोमेटिक डेवलप हो रही है इसको मैं टाउ डैश बोल देता हूं, सुनो ध्यान से, टाउ डैश। तो ये जो टाउ डैश है मेरे बच्चों, ये जो टाउ डैश है, ये बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होगी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, टू मेंटेन द व्हाट, टू मेंटेन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, जब यहां पे अब एक क्या डेवलप हो जाए, देखो ध्यान से, ये घुमाना चाह रहा था क्लॉकवाइज, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज शीयर। चेक करो, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अब, एंटी क्लॉकवाइज कपल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इज हाउ हमारा क्या बैलेंस हो जाएगा, इस तरह से हमारा बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली आएगा अपने आप ही। सोम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, सोम के अंदर, मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये टाउ डैश आया कैसे, मटेरियल ने दिया, मैंने नहीं दिया। अगर इस एलिमेंट पे कोई क्लॉकवाइज कपल आने वाला है, समझो, इमेजिन करो कोई क्लॉकवाइज आने वाला है, तो अपने आप ही इधर का मटेरियल क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा, रजिस्ट करेगा मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूं तो रेजिस्टेंस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज आना है कि नहीं, विरोध करना। तो भैया हमारा जो एक्शन था वो एक्चुअली ये था, तो हमारा एक्शन इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, मटेरियल अपने आप ही क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा। तो इधर जो मटेरियल है बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अपने आप ही क्या लगाएगा, शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये जो शियर डेवलप हो रही है बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक जिंदा हो बेटा और सोम पढ़ रहे हो तो सोम मर जाना, लेकिन याद रखना शियर हमेशा पेयर में आएगी। किस में आएगी, पेयर में। ये दोनों जो वैल्यू होती है, बराबर होती है, लेकिन इनका नेचर अपोजिट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगी, बट इनका नेचर का मतलब है इनकी डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज आ रही है तो ये अपने आप एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, कैसे, समझो। अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेस एलिमेंट है बॉडी के अंदर, और उस पे मान लो ये शियर डेवलप हो रही है, मान लो ये हमारा एक्शन है, तो बेटा इसका रिएक्शन इधर क्या, पहली बात तो कोई कहीं ना कहीं फिक्स जरूर होगी, है ना, ये डेवलप होगा। अब ये कपल कैसा बनना है बेटा, चेक करो, ये बनना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज कपल, बनना है कि नहीं बनना। तो अपने आप ही ये क्या चाहता है, बॉडी इधर घूमे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एक ऐसी शियर डेवलप हो जाएगी जो इसका विरोध करेगी, मतलब इसको बैलेंस करेगी कुल मिला के, टू मेंटेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज द समेशन ऑफ मूवमेंट एट मस्ट बी इक्वल टू 0। टू मेंटेन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर शियर डेवलप हो जाएगी। दैट इज व्हाई किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट पे शियर को शो करने के लिए भाइयों बहनों 4 एरो लगाए जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एक ही शियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कायदे से, ये एक ही शियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइंड प्लीज, ये एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये लगा रहे हो तो ये अपने आप डेवलप हो जाएगी, ये लगा रहे हो तो ये अपने आप डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब आपने अगर कोई भी क्लॉकवाइज शियर लगाई है, एंटी क्लॉकवाइज अपने डेवलप हो जाएगी, और जो अपने आप डेवलप होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक स्ट्रेस एलिमेंट पे शियर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 एरो क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या कंफ्यूजन आ रहा है, आपका क्या कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जिसको मैं बेटा कोशिश करूंगा 3 से 4-5 मिनट के अंदर आपको समझा पाऊं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। थैंक यू सो मच।